नमस्कार। संस्कृत और हिंदी की कविता की 7 किताबें मेरे सामने हैं। पहली किताब है समय का अकेला चेहरा। यह नरेंद्र पुंडरीक की कविताओं का संग्रह है। नरेंद्र पुंडरीक हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। बांदा जिले में उनका जन्म हुआ, वहीं पर वे कार्य करते हैं। उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि वही है। अनेक कविता संग्रह उनके प्रकाशित हुए हैं। नंगे पाँव का रास्ता 1992 से लगाकर पिछले 20 वर्षों में लंबी यात्रा उन्होंने तय की है कविता की दुनिया में। सातों आकाशों की लाडली, इन्हें देखने दो इतनी ही दुनिया, पृथ्वी की विराटता में इन हाथों के बिना, इत्यादि उनके कविता संग्रह प्रकाशित हैं। आलोचना की उनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं, कम से कम 2 पुस्तकें, और संपादन उन्होंने अनेक पुस्तकों का किया है। कविता की पुस्तकों का, पत्रों का, पत्रिकाओं का भी संपादन वे करते रहे हैं। नरेंद्र पुंडरीक की कविताएं हमारे समय की सच्चाइयों का बहुत पारदर्शी भाषा में बयान करती हैं, और अपनी उन्होंने एक शैली बनाई है। वे आसपास की दुनिया की सच्चाइयों को खोलते हैं इस शैली में, आख्यान बुनते हैं। हमारे समय के जीवन से वे कई तरह के आख्यान बुनते हैं। इन आख्यानों में क्षेपक जुड़ते हैं, कथाएं और उपकथाएं जुड़ती चली जाती हैं। समय का अकेला चेहरा पहली कविता जो इस संकलन की है, उसमें वे याद करते हैं जो गांव कहीं छूट गया है, अब जो रहा नहीं है, उसके बारे में वे बयान करते हैं। बुआएं गांव का ऐसा अखबार थीं जिसकी इबारत पढ़ने का साहस अभी समय ने अर्जित नहीं किया था। अब तक जितनी दुनिया बनी थी उसमें घर बाहर कहीं औरतों के अपने दुखों को रखने की जगह नहीं बनी थी। कपड़े अच्छे होने से शीर्षक कविता है इसी संकलन में। आगे किस तरह से स्मृतियों को बुनते हैं, यह उनकी एक खास तकनीक है। कविता में नरेंद्र पुंडरीक की स्मृतियों की बुनाई वे करते हैं, और एक ऐसे समय की बात वे करते हैं इस कविता में जबकि पैसा होने पर आदमी घर नहीं बनवाता था, पहले किताबें खरीदता था, फिर कपड़े, और कुछ इफरात होती तो जूते, बहुत हुआ तो एक साइकिल खरीद लेता था, और बच्चों के लिए एक गाय या भैंस। हालांकि घर में भैंस ज्यादा सी लगती थी। यह जो बीता हुआ समय है उसकी बात करते हैं। जो धीरे धीरे समय आया है वो बुरा समय एक तरह से है। उससे वे साक्षात्कार करते हैं, सीधे उसकी आंखों में आंख डालकर उसकी सच्चाई खोलते हैं। भविष्य पर वे नजर रखते हैं। यह जो काल की बुनावट नरेंद्र पुंडरीक की संरचना में आती है, उसमें एक त्रिकाल दर्शन हम करते हैं, और विडंबनाएं बहुत वेधक ढंग से उजागर की जाती हैं इस शैली में। पता नहीं कब और कैसे आदमी के अच्छा होने की शुरुआत कपड़ों से होने लगी। आदमी के अपने आदमी होने से नहीं, कपड़े अच्छे होने से आदमी अच्छा होने लगा। शायद यह उन्हीं दिनों की बात है जब गांधी महज गांधी होकर रह गए थे और कपड़ा जवाहरलाल हो गया था। यह व्यक्तिवाचक नामों से व्यंजनाएं पैदा करने की खासियत इस तरह की कविताओं में हम देखते हैं।
कुछ कविताओं में पारिवारिक जीवन की छवियां हैं और विरोधाभास हैं भारतीय जीवन के, भारतीय पारिवारिक जीवन के भी। पापा आप अपना ध्यान रखना, यह अच्छी कविता है जिसमें वो बताते हैं कि कवि बताता है कि लड़कियां जो शादी के पहले पिता से नहीं डरीं, भाइयों से बराबर लड़ीं, माँ से मुंह की मुंह लेकर लांग जाती रहीं, बार बार घर की देहरियां, वे डरती हैं पतियों से, वे ब्लॉक करने लगती हैं अपने प्रिय लोगों के नंबर, गायब करने लगती हैं मैसेज, वे डरते डरते करती हैं माँ और पिता से बात, कहती हैं सब ठीक है। यह ब्याही गई लड़की और उसका एक बयान जो अंत में है, जिसके साथ यह कविता समाप्त होती है, यह बारीकी से, पैनी नजर से जो हमारे परिवार के विरोधाभास हैं, उन पर नजर डालती है। समाज किस तरह से बदलता गया है, किस तरह से बांटा गया समाज को, उसको बहुत खूबसूरती से बयान किया है नरेंद्र पुंडरीक ने। इसमें एक चौथा खंड है इस संग्रह में, गांव में मुसलमानों की कोई मस्जिद नहीं थी, इस शीर्षक से बहुत व्यंजकता इस शीर्षक के भीतर है। और एक पूरा समाज जो टूट गया, उसका खाका इसमें खींचा गया है इस पूरे खंड में। इसकी पहली कविता है, यह गांव और यह नदी तुम्हारी नहीं है। लेकिन जब नदी और गांव उनका था, तब की बात से शुरू होती है कविता। गांव में जितने लोग थे, सबके साथ नदी और माँ के रिश्ते एक जैसे थे। गांव में इस वक्त कोई हिंदू पैदा नहीं हुआ था। कभी कभी हिंदू महासभा का नाम जरूर सुनने को मिलता था, लेकिन वह एक भी हिंदू नहीं पैदा कर सका था। मेरे गांव में इस वक्त तक कोई मुसलमान पैदा नहीं हुआ था, न मुस्लिम लीग, न मजलिस जैसा कोई नाम भी सुना था। इस तरह के कितने गांव समाप्त हो गए, यह इस कविता से हम समझ सकते हैं। अंतिम जो प्रकटक है इस कविता का, जिसमें वे कहते हैं, इस वक्त तक हमारे या उनके गुमान में भी नहीं था कि कभी भग्गू को यह कहकर बेइज्जत किया जाएगा कि यह गांव और यह नदी तुम्हारी नहीं है। इसी खंड में एक और कविता, इस देश में, इस शीर्षक से है। गांव और फिर देश की बात उसमें उठती है। इस देश में पहले हिंदू इतना हिंदू नहीं था, आदमी था। जैसे जैसे वह हिंदू बनता गया, उसका आदमी होना खत्म होता गया। बहुत अच्छी कविता है इस संग्रह में। गौरी लंकेश कहूं या और कुछ, इस पूरी कविता में अखबार एक समय कितना अहमियत रखता था हमारे जीवन में, उसको बताया गया है। और अखबार किस तरह से विलोपित होता गया हमारे समाज से। अखबार के शब्दों की गरिमा लाट से बड़ी होती थी। लाट और किसी से नहीं, अखबार से डरता था। अखबार से कांपती थी उसकी रूह। यह बात उन दिनों की थी जब अखबार पढ़ने वाले कम और सुनने वाले अधिक थे। एक आदमी अखबार पढ़ता था, 10-20 सुनकर 1000 तक पहुंचाते थे। अंतिम पंक्तियां इस कविता की हैं। अखबार की यह मौत आदमी की मौत है। अखबार के मरते ही आदमी मर जाता है। इसे गौरी लंकेश कहूं या और कुछ, ये जो पूरा हमारे समय का घटना चक्र है, उसकी उसकी जो राजनीति है उसके पीछे, उसका एक सीधा सच्चा बयान है। निरंजन श्रोत्रिय बाद की पीढ़ी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। न्यूटन भौचक्का था, इस शीर्षक से उनका कविता संग्रह
मुझे भेजा गया है। वे विज्ञान के प्राध्यापक हैं। कहानी संग्रह उनका छपा है, उनके बीच का जहर तथा अन्य कहानियां 1987 में। काव्य संग्रह उनका है, जहां से जन्म लेते हैं पंख तथा जुगलबंदी और धूम तथा जुगलबंदी, ये दो उनके कविता संग्रह इस पुस्तक में दी गई सूचना के मुताबिक छपे हैं। दो कहानियां दो कहानियों के संग्रह उनके छपे हैं। अनेक कविताओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। गुना के महाविद्यालय में वे प्राध्यापक हैं और वहीं रहते हैं। उनकी बहुत सारी कविताएं कहानी नुमा हैं। हालांकि उस तरह से आख्यान वे नहीं बुनते हैं। विष्णु खरे अपनी कविताओं में कई बार आख्यान बुनते हैं, लेकिन बहुत अलग तरह से बुनते हैं। नरेंद्र पुंडरीक, जिनकी चर्चा मैंने की, वे भी आख्यान प्रस्तुत करते हैं, बहुत अलग तरह की भाषा में प्रस्तुत करते हैं। नरेंद्र निरंजन श्रोत्री भी कथाएं बुनते हैं, कहानियां बुनते हैं अपनी कविताओं में, लेकिन बड़ा विश्व वे छोटी सी कहानी में समेटते हैं। कई बार छोटी सी कहानी में नई उम्मीद वे जगाते हैं। जरूरत भी नहीं है, यह पहला यह पहली कविता है इस संग्रह की। और किस तरह से घर परिवार की बात उसकी कथाएं निरंजन श्रोत्रिय कविता में लाते हैं, यह इससे हम जान सकते हैं। भरोसा भी नहीं होता, लेकिन यह सच है। वह कभी कह नहीं पाई अपनी माँ से, न जाने क्यों, अपनी सगी बहन से भी, लेकिन शादी के बाद उसने साझा किया इसे अपनी ननंद से। कोई गायनी प्रॉब्लम थी उसे। बहुत सारी बातें एकांत में फपक कर रो पड़ना लड़की का, ससुर के सीने में मुंह छिपा कर रो पड़ना, जो कि उसके पिता निकले, और अंत में जिसे भारतीय परंपरा में सास इन्वर्टेड कामा में कहते हैं, मुट्ठी में भींचते हुए एक पत्र समझाया उसे, बेटी बचपन में हो जाती है नादानी ऐसी, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है सामने। इस तरह एक औरत इस 21वीं सदी में आत्महत्या करने से बच गई। यह सब उसके पति तक को पता नहीं था। कथित ससुराल वालों का मानना था इसकी जरूरत भी नहीं है। यह बड़ी उम्मीद से भरी हुई कविता है और आस्था की वापसी करती है कविता में। हालांकि बहुत मुश्किल होता है इस तरह से आस्थाओं को सहेज पाना, लेकिन निरंजन श्रोत्री यह करते हैं। पतंग उड़ाती लड़की उनकी दूसरी कविता है, इसमें भी वे करते हैं। बहुत सांकेतिक और प्रतीकात्मक यह कविता है। अच्छी प्रतीक रचना इसमें की गई है। छोटा सा जो दृश्य है, प्रसंग है कि पतंग उड़ा रही है लड़की। यूं कम हुआ था चलन, यूं कम हुआ चलन पतंग उड़ाने का। पतंगबाजी शब्द तो हुआ अवशेष, फिर भी समय के इस टुकड़े में कर रही हिम्मत एक लड़की पतंग उड़ाने की। और ये लड़की की हिम्मत का बयान है, उसकी पतंग उड़ाने की हिम्मत का। जबकि एक अचरज भरा दृश्य छत पर रच जाता है। आकाश और हवा पतंग उड़ाती हुई इस लड़की का साहस कैसे सह पाई होंगी, इसकी बात है। अंत में कहता है कवि, लो उलझ गई डोर, उलझा आकाश, उलझी हवा, और लड़की भी। कोयल के बारे में हमारे समय में कविता लिखते हैं निरंजन श्रोत्री। और भी इस तरह की कविताएं वे लिखते हैं। तितली के बारे में, हाजमे के बारे में, समुद्र का पता, इस शीर्षक से वे कविता लिखते हैं। लेडीज रुमाल के बारे में वे कविताएं लिखते हैं। लेकिन ये अपने अनुभव से उपजी हुई कविताएं उनकी हैं। लीना रस्तोगी एक ऐसी साहित्य साधिका हैं, सरस्वती की आराधिका हैं, जो मौन अधिक और मुखर कम रही हैं। पिछले 50 वर्षों में उनकी लगभग 25 पुस्तकें संस्कृत, मराठी और हिंदी में प्रकाशित हुई हैं।
विदुषी के रूप में वे बहुत जानी जाती हैं। बहुत सम्मान्य विदुषी वे संस्कृत की रही हैं। संस्कृत की प्राध्यापिका वे रही हैं। वो महाराष्ट्र में रहते हुए जीवन पर्यंत उन्होंने तीनों भाषाओं में लेखन किया, साधिकार लेखन किया तीनों भाषाओं में। संस्कृत में गीत उन्होंने बहुत सुंदर लिखे, मधुर गीत लिखे। मराठी में भी उनके कविता संग्रह प्रकाशित हैं। गुलाबराव महाराज का चरित्र उन्होंने मराठी में लिखा है। हिंदी में भी इसको उन्होंने लिखा है। और संस्कृत में शास्त्रीय विषयों पर उन्होंने लिखा है। स्वयं सिद्ध प्रज्ञा चक्षु, यह संस्कृत में जीवनी उनकी है। रसरंगम पुस्तक उनकी है संस्कृत में। और भी अन्य अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। अंग्रेजी से मराठी में अनुवाद उन्होंने किए हैं कुछ पुस्तकों के। अंग्रेजी से हिंदी में भी अनुवाद किए हैं। मराठी से हिंदी अनुवाद किए हैं और संस्कृत से मराठी में जो उनका अनुवाद का कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मराठी से संस्कृत में उन्होंने जो आधुनिक नाटकों के अनुवाद किए हैं, जो कि बहुत खेले भी गए हैं संस्कृत में, वह भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत पंडिता का सम्मान उनको प्राप्त हुआ है। जीवन गौरव सम्मान उनको प्राप्त हुआ है। राज्य नाट्य स्पर्धा में प्रथम लेखन पुरस्कार भी उनको प्राप्त है। संस्कृत भवितव्यम पाक्षिक जो अखबार संस्कृत का है, जो नियमित निकल रहा है, उसका संपादन भी वे करती हैं। अनथक साहित्य साधना उनकी है। वैकुंठ गढ़ रही, यह उनके गीतों का संकलन मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें 37 गीत हिंदी में उनके हैं। जैसी जो कुछ कविताएं हिंदी में इस समय लिखी जा रही उनसे कुछ अलग हटकर के ये रचनाएं हैं। सुंदर हैं, बहुत सदी हुई भाषा, सहज पारदर्शी भी भाषा और सौंदर्य बोध, स्त्री की वेदना का अनुभव, यह सब हम इनमें करते हैं। अजाना दर्द यह पहला गीत है। इसमें कुछ सलोनी सी व्यथाएं, कुछ उलझी सी कथाएं, पालते रहना यही तो जिंदगी का नाम है। पोंछना आंसू किसी के अपने घायल हाथ से, फिर उन रिश्ते घावों को भी चूमना अभिराम है। यह जीवन की अभिरामता का निदर्शन। लीना रस्तोगी कराती हैं, लेकिन बहुत बारीक क्षण जो जीवन के हैं उनको भी वे तलाशती हैं। कुछ ऐसे भी क्षण होते हैं यादों में बिंद टल जाने के, यह भी वे लिखती हैं अपनी कविताओं के बारे में, जो अनदिखती बाड़ों से घिरी घिरी रहती हैं। मेरी कुछ कविताएं मेरी ही रहती हैं, यह भी वे बताती हैं। और एक अनछेड़ी तान उनकी कविता है समकालीन साहित्य के परिदृश्य में। अनबजती वीणा पर अनछेड़ी तान, अस्फुट अभिलाषाएं अंधे आह्वान, प्यासा है पोर पोर उन्मन मनमन विभोर। दुर्लभ शब्दों का प्रयोग किया है जो एक संस्कृत, मराठी और हिंदी तीनों भाषाओं पर अधिकार रखने वाली विदुषी कर सकती है। ये मनमन शब्द का प्रयोग है जो कि अभिनव गुप्त आदि करते हैं, शास्त्र परंपरा से आया हुआ शब्द है। लेकिन उसी के साथ पपड़ाए अधरों पर फीकी मुस्कान, अनछेड़ी तान, यह भी वे कहते हैं। भाषा की समृद्धि है। जो भाषा छूट गई है और शायद अतीत की भाषा मान ली गई है, वह अभी भी कारगर हो सकती है। यह संभावना बनती है। अन उभरे शब्दों से घायल मम गान अनछेड़ी तान। संस्कृत परंपरा में रमे होने के कारण संस्कृत के शब्द आ गए हैं जो हिंदी में प्रचलित नहीं है। लेकिन कविता का एक चेहरा भी है। इसमें इसी में होरी शीर्षक से कविता भी है, जिसमें टेसू पर चढ़ाया सिंदूरी रंग, लहरा कर रह जाते क्यों मेरे अंग। यह अनुभव है। प्रेम के भी अनुभव हैं, विरह के भी अनुभव हैं, परंपरा को लेकर के बातें हैं। संस्कृत की शास्त्र परंपरा से एक अलग तरह का बोध यहाँ लाया गया है। षष्ठी के प्रत्यय से तुम और मूल शब्द सी में, जहां जाओ वहां संबंध जोड़ बैठते हो, स्वयं निरर्थक होकर भी।
इस कविता के मर्म को वही समझ सकता है जिसमें कि जो कि शेषे सृष्टि और षष्ठी विभक्ति के सूत्रों को जानता है। लेकिन जो मर्म उघड़ता है वह तो अपनी जगह पर वेधक है। रेशम के कीड़े को संबोधित कविता है, जो रेशम के कीड़े के जीवन की विडंबना को उजागर करती है और इसमें बहुत व्यंजनात्मक शब्दावली है, रेशमी कोश है, जो उसने अपने ताने बाने बुनकर बनाया है। और जो त्रासदी है उसको ये कविता खोलती है। खूंटी पर कविता लिखती हैं रीना रस्तोगी। स्नान गृह के अंदर के है मानव, बड़े सहज ढंग से अनावृत होते हो तुम। अंदर से चिटकनी लगा क्या ली, अंदर से चिटकनी क्या लगा ली, तो छिद्रान्वेषी दुनिया से गोया तुम बच ही गए। एक मैं हूं खूंटी, बिना किसी झिझक के मेरे सम्मुख तुम नग्न भी हो जाते हो, पर निर्विकारता से तुम्हारी समुची काया को परख कर भी मैंने कभी छिद्रान्वेषण नहीं किया, बल्कि अपने छिद्रों को छिपाने जिन आवरणों को ओढ़कर तुम उन्नत शीर्ष घूमते हो, उनका भार भी मैंने चुपचाप लाद लिया। यह सवाल अंत में उठाया गया है खूंटी की तरफ से, तुम्हारे अंदर का क्या कुछ हिल पाएगा मेरे टूट कर गिरने के बाद, निर्विकार सहजता से गाड़ लोगे तुम दूसरी खूंटी, मेरा विकल्प सब्स्टिट्यूट शायद इन बेजुबान खूंटियों का यही भविष्य होता है। विविधता है रीना रस्तोगी की कविताओं में, गीतों में कई तरह के विषय लिए गए हैं, और संवेदना जो कुछ गुम होती चली जा रही है उसकी वापसी उनकी कविता करती है। मिलना मनुज से ओम प्रकाश पारीख का हिंदी कविताओं का संग्रह है। ओम प्रकाश पारीख गुड़ा चुरानी, थाना गाजी, अलवर, राजस्थान में रहते हैं। संस्कृत साहित्य में वे आचार्य हैं, धर्मशास्त्र में एमए हैं, शिक्षा स्नातक भी हैं और व्याख्याता हैं। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में अनेक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं। संस्कृत में भी वे लिखते हैं और हिंदी में भी। जो उनकी कविताएं हैं, यह अच्छा सुपुष्ट काव्य संग्रह है, लगभग 175 पेजों पृष्ठों का। अनेक कविताएं हैं विविध विषयों पर इनमें, और सरल भाषा में सहज रूप से सादगी से भरी हुई कविताएं इसमें हैं। टूटन शीर्षक से कविता है, जैसे कि देखो आज को यह क्या हो गया, अब कोई मिलता नहीं झरोखे सा, मानव आग से तपती शिला हो गया। टूटन उसकी आंखों में छा गई है, अब वह कितना अधूरा हो गया। दो मिलकर ही यहाँ पूर्णता को पाते हैं, मिलकर वही दंपति कहलाते हैं। जो रिदम खत्म हो गई है कविता में। कविताएं तो बहुत अच्छी लिखी जा रही हैं और वे गद्यात्मक होती हैं, और गद्य के वाक्यों को ही एक एक दो दो शब्द उनसे निकाल करके संजो दिया जाता है तो कविता बनती है। लगातार लिख दिया जाएगा गद्य में तब भी लगभग वही बात रहेगी। कई बार ऐसा पढ़ते हुए मुझे लगता है, हालांकि हो सकता है कि मेरी ही गलतफहमी हो। ऐसी सूरत में कुछ लोग हैं जो छंद का ज्ञान होने के कारण छंद की वापसी की संभावना बना रहे हैं। प्रवीण पंड्या बहुत प्रखर चिंतक हैं, समीक्षक हैं, संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ अध्येता भी वे हैं, कवि भी वे हैं। साहित्य अकादमी का युवा कवि पुरस्कार उनको मिला है। अनुवादक बहुत बड़े वे हैं, भाषा पर उनकी बड़ी बड़ी अच्छी पकड़ है। संस्कृत के वे अच्छे साहित्यकार और कवि हैं। गुजराती उनकी भाषा है, गुजराती में खूब लिखते हैं, और हिंदी में उन्होंने अनुवाद किए हैं अनेक कविताओं के, अन्य संस्कृत कवियों की कविताओं के, अपनी स्वयं की कविताओं के भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किए हैं। उनका एक संकलन उद्बाहु उछलती कौन यह अनूदित कविताओं का संकलन है, और स्वयं अपनी कविताओं का हिंदी अनुवाद उन्होंने प्रवीण पंड्या ने किया है।
कवि के रूप में प्रवीण पंड्या का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, उन पर मैंने अन्यत्र बहुत चर्चा की है अपनी पुस्तकों में भी और अपने व्याख्यानों में भी। और महत्वपूर्ण वे विचारक, कवि, साहित्यकार, रचनाकार हमारे समय के हैं। इसकी भूमिका मुझसे लिखवाई गई है। उस भूमिका से मैं कुछ अंश पढ़ूँगा, जिससे जाना जा सके कि प्रवीण पंड्या की जो कविताओं की खूबी है, उसको समकालीन साहित्य के परिदृश्य में कैसे समझा जाए। प्रवीण पंड्या की कविताएँ अदिति कवि की कविताएँ हैं। यह भूमिका में मैंने लिखा है। भूमिका का शीर्षक ही उद्बाहु वामन की कविताएँ, यह मैंने दिया है। और उद्बाहु वामन एक बिंब है जो कालिदास से लिया गया, प्रवीण पंड्या की कविता में आया है। अपने हाथ ऊपर उठाए हुए होना, यह इसका अनुवाद होता है। त्रिलोचन ने भी कालिदास से यह हाथ मैंने ऊंचाए हैं इस तरह से आरंभ होने वाली उनकी कविता है, उसमें लिया है। पूरी कविता ही कालिदास के एक श्लोक से त्रिलोचन की वह प्रेरित है। वो समझने वाले उसको समझते हैं कि उन्होंने कालिदास से कैसे लिया है और उसको कहाँ क्या पहुंचा दिया है। प्रवीण पंड्या भी यह करते हैं। और चूंकि संस्कृत साहित्य में वे रमे हुए हैं, इसलिए वहां से भी भावबोध उठाते हैं, कभी बिंब उठाते हैं। पहला पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूं अपनी भूमिका का। प्रवीण पंड्या की कविताएं अदिति कवि की कविताएं हैं। सहस्त्रों वर्षों की संस्कृत प्रज्ञा उनमें करवट लेती है। शास्त्रकारों की मनीषाएं सुगबुगाती हैं। आज के समीक्षक ऐसी कविता को विचार की कविता कहते हैं। संस्कृत की मनीषा काव्य में शास्त्र की संगति का विचार करती है। कविता की सृष्टि ही प्रकाश और विमर्श के सामरस्य से होती है। प्रकाश कौंध है, प्रतिभा की चमक उससे जन्म लेती है। विमर्श इस कौंध को दिशा देता है। उसमें चिंतन, मनन, निधिध्यासन ये सब सम्मिलित रहते हैं। यह एक अलग तरह की कविता की रचना प्रक्रिया जो प्रवीण पंड्या कवि के रूप में समझते हुए सामने आती है। और मैंने यह कहना चाहा कि जो शास्त्र पर जो आचार्यों की परंपरा में, काव्य शास्त्र के आचार्यों की परंपरा में शास्त्र कवि का स्वरूप बताया गया है, उस तरह का कवि प्रवीण पंड्या का कवि है। आगे कुछ वाक्य मैं इस भूमिका से पढ़ता हूँ। प्रवीण पंड्या इस दृष्टि से भी एक शास्त्र कवि हैं कि कम लोग प्राचीन शास्त्रकारों का अपनी कविताओं में इस तरह आह्वान करते हैं जिस तरह वे करते हैं। पतंजलि देखो तो सही, अपने आप को वैयाकरण कहने मानने वाले इन लोगों को जो लगा रहे हैं सूत्र तमस का प्रकाश की इत संज्ञा करने को। यह तो इत तुलना तो कहीं से भी नहीं की जा सकती। कालिदास कालिदास हैं, त्रिलोचन त्रिलोचन हैं, प्रवीण पंड्या हैं। लेकिन एक कवि की अभिव्यक्ति को दूसरा उठाता है और उसको किसी एक मुकाम पर वह पहुंचाता है। कोई अन्य कवि जिसने त्रिलोचन को कदाचित नहीं पढ़ा होगा, संस्कृत का मूलतः कवि और रचनाकार है, वह भी सीधे कालिदास से उसको उठाता है, लेकिन वह संवाद करता है। और जो कुछ आधुनिक कवि ने कहा, उसका भी एक प्रत्याख्यान सा वह करता है और अपनी ओर से कालिदास को भी वह कुछ उत्तर सा देता है। प्रवीण पंड्या त्रिलोचन की ही तरह कालिदास से पुनः संवाद करते हैं। उनकी कविता पढ़ते हुए लगता है जैसे वे यह तो कह ही रहे हैं कि जग हसाई से मैं डरता नहीं। वे यह भी कह रहे हैं कि अपने बोने होने को लेकर मैं लज्जित नहीं हूँ। लज्जा की बात तब होती जब मैं हाथ पर हाथ धरे लजाया बोना बनकर रह जाता, पर मैं तो एक उद्बाहु वामन हूँ। यह शब्द उन्होंने जो कालिदास से लिया और उसकी व्यंजकताएं जिस प्रकार से अपनी कविता में व्यक्त प्रकट की हैं,
कालिदास, तुम सत्य कहते हो कि तब तक नहीं होता है पौनेपन का उपहास, जब तक कि वह नहीं हो उद्बाहु। वामन ते, जान लो, यह संसार स्वार्थ का सगा है। तुम भी अपने स्वार्थ को अच्छी तरह समझ लो कि कहाँ है तुम्हारी भलाई। त्रिलोचन अपनी कविता में आगे कहते हैं कि फलों को मैं जानता हूँ, चीन्हता हूँ। वे परंपरा के बोध के साथ अपना पथ और लक्ष्य जानने वाले कवि हैं। प्रवीण पंड्या अपने ढंग से अपनी शैली में अपना पथ बनाते हैं और लक्ष्य साधते हैं। कालिदास और त्रिलोचन की तरह प्रवीण पंड्या ने स्वयं को उद्बाहु वामन नहीं कहा। वे उद्बाहु वामनता को संबोधित करते हैं। वे मानवता को भी संबोधित करते हैं। यह जो शब्दों की परख कविता में है, वह प्रवीण पंड्या की कविता में देखी जा सकती है। उनके अनुवादों से भी उसका आभास तो हो ही सकता है। प्रवीण पंड्या अपने आप को उस परंपरा से भी जोड़ते हैं जहां दोनों हाथ ऊपर उठा करके सत्य का उद्घोष किया जाता है, और वे अनेक कविताओं में बहुत बेबाक ढंग से सत्य का उद्घोष करते हैं, साहस के साथ भी करते हैं। वे भी विराजमान राष्ट्र के विधानमंडल में, जिन्होंने चक्की में पीस डाला भारती को, हाथ जिनके रक्त रंजित निर्दोषों की हत्याओं से, शाब्दिक कैसे कह देते हैं इस बैठक को संसद। ग्राम जन बंधुव्य स्थल, अरे यह कैसा निनाद, मेरा भारत महान। इस पुस्तक की एक और भूमिका डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी ने लिखी है। बहुत अच्छी भूमिका है, और प्रवीण पंड्या को उन्होंने जिस तरह से पहचाना है, काव्यशास्त्र के गहन पारखी होते हुए जो कवि होते हैं इस रूप में, और मनुष्य की स्वाधीनता की अनवरत अनवरत यात्रा के संदर्भ में वे प्रवीण पंड्या की पहचान करते हैं, और किस प्रकार से प्रवीण पंड्या तमस की सत्ता और प्रकाश की आवाजाही की बात अपनी कविता में करते हैं। यह तमस के दूत या गुलामी के पैरोकारों को संबोधित कविता में प्रवीण कहते हैं, बजरंग बिहारी तिवारी ने इसको उद्धृत किया है, यह कहते हुए, ओ तमस के दूत, खूब प्रतिपादन करो सत्ता तमस की, किंतु वह तो आता है दबे पांव, जबकि प्रकाश सुस्ताता है क्षण भर। अभिनवा शतकत्रयी, शशिकांत तिवारी शशिधर के 3 शतकों का संग्रह है जो संस्कृत में लिखे गए हैं और हिंदी अनुवाद सहित यह प्रकाशित हुआ है। शशिकांत तिवारी शशिधर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल हरियाणा में दर्शन विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। अनेक ग्रंथ उनके प्रकाशित हैं। रसवर्षिणी नाम से मौलिक काव्य ग्रंथ उनका प्रकाशित है संस्कृत में। रक्ष जलम नाम से भी उनका काव्य ग्रंथ एक संस्कृत का प्रकाशित है, और भी अन्य अनेक उनके प्रकाशन हैं। स्तोत्र काव्य उन्होंने लिखे हैं। अभिनवा शतकत्रयी में उनके 3 शतक हैं। तीनों का हिंदी अनुवाद उन्होंने किया है गद्य में। छंदों का वैभव है, भाषा की अच्छी पच्चीकारी है, लालित्य भी है, अभिनव भावबोध भी है, क्योंकि अभिनव शीर्षक ही रखा गया है। समकालीन जीवन की भी चर्चा इनमें की गई है। ओम प्रकाश पारीख, जिनके हिंदी काव्य संग्रह पर मैंने अभी बात की, उनके हाइकू काव्यों का, संस्कृत में लिखे गए हाइकू काव्यों का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद सहित यह संकलन मेरे पास है, मुझे प्राप्त हुआ है। तुषाराब्जेषु अरुण रश्मया इसका शीर्षक है। ओस कमलों पर सूर्य किरणें हिंदी में, सन रेज ऑन ड्यू लोटसेस यह अंग्रेजी में। यह हाइकू जो संस्कृत में लिखे गए उनका संकलन है। हर्षदेव माधव ने संस्कृत में हजारों हाइकू लिखे, कदाचित 3-4 हजार हाइकू उन्होंने अब तक लिखे होंगे। उनके अनेक हाइकू अत्यंत हृदयस्पर्शी हैं, और जो हाइकू काव्य की परंपरा है उसकी समझ के साथ वे लिखते हैं।
अज्ञे ने हाइकू काव्य पर विचार किया है, उसका क्या महत्व है उस पर बात उन्होंने की है हिंदी में। उन्होंने भी हाइकू लिखे हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी हाइकू पर बात की है। यह मूलतः जापान से आया हुआ काव्य है और जो जैन साधक बौद्ध धर्म दर्शन के अंतर्गत हुआ करते थे, उनकी परंपरा में यह विकसित हुआ। ध्यान और समाधि की स्थिति में जो पंक्तियाँ उपजती हैं, उनसे हाइकू छंद बनता है और उसमें बहुत कम शब्दों में अनुभव का एक संसार और समाहित चित्त समाधिस्थ दशा में जो सत्य देखा गया उसको बयान किया जाता है। यह सबके लिए यह छंद नहीं है और ये बहुत लोकप्रिय भी कदाचित हो नहीं सकता है। बहुत प्रयास किया संस्कृत में कई लोगों ने, बहुत ज़्यादा हाइकू लिख डाले हैं कई लोगों ने और कई बार उनमें कोई ऐसी बात निकलती हुई नहीं लगती है। वो 17 अक्षर बना दिए गए हैं और 3 पंक्तियाँ कर दी गई हैं। हो सकता है कि मैं ही ना समझ पाया हूँ, लेकिन जो हाइकू की परंपरा है मूलतः, वह ऐसी नहीं है कि सर्वजनगम्य, सर्वकविसाध्य और व्यापक रूप में संप्रेष्य हो सके, उसकी सीमा भी है। फिर भी हाइकू लिखे जा रहे हैं। ओम प्रकाश पारिख ने भी प्रयास किया है और अच्छा प्रयास किया है। सूक्तियाँ उनके अनेक हाइकू बन जाते हैं। संयोग लोके लोम निश्चय लोममय्या समरंजयेद्धि, ऐसा कहा है। कूची के लिए लोममयी शब्द बनाया है, क्या आवश्यकता थी? शब्द तो मिलते हैं, चित्रकला पर इतनी समृद्ध शब्दावली है संस्कृत में। कूर्च भी मिलता है, दुष्यंत भी चित्रकला के समय मंगवाता है जो सामग्री उसमें आता है। लेकिन संयोग के लोक में, संयोगों के इस संसार में निश्चय की कूंची से अपने में रंग भरना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। सागरम प्राप्य फले आसक्ता नद्यः जाड्यत्वम यान्ति, यह एक हाइकू है। सागर को प्राप्त करके फल में आसक्त हुई नदियां जड़ता को धारण कर लेती हैं। व्यंजना भी बताई है फिर हर एक हाइकू की, क्योंकि हिंदी में फिर उसको खोलना पड़ेगा। तो जो नदियां कल कल छल छल पूर्ण से चेतनता से बह रही थीं, समुद्र फल मिलने पर वह ठहर कर जड़ हो गई हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। व्यंजनात्मकता सभी हाइकू में है, लेकिन किस सीमा तक हाइकू को कितना छींटा पछीटा जाएगा, यह सवाल मेरे जैसे अल्प बुद्धि वाले के मन में बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।